बिग प्रॉब्लम, इंटरनेट इशू हो सकता है ना। 1 मिनट, आई थिंक यू कैन ऑब्जर्व द स्क्रीन राइट नाउ। ओके, तो चलो ग्रेडियंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे ग्रेडियंट पूछ रहा है कि फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस, बेसिकली फर्स्ट टॉपिक इज वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में क्या है, फर्स्ट आ रहा है कि ग्रेडियंट, ग्रेडियंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम। ग्रेडियंट में सिर्फ इतना ही करना, इसका फिजिकल मीनिंग, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग, ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग मतलब इट गिव्स अस द डायरेक्शन along which a scalar function changing rapidly, ये होता है फिजिकल मीनिंग। सेकंड इसे होता है कि न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मतलब एक स्केलर फंक्शन विल बी गिवन, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, you have to find out the gradient of this scalar function for a particular point। पॉइंट भी दिया होगा, अगर पॉइंट नहीं दिए तो then it is easy to find out that one। okay, next आते हैं, the second thing is divergence। डाइवर्जेंस में क्या है, डाइवर्जेंस में भी फर्स्ट फिजिकल मीनिंग, ठीक है, फिजिकल मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल मीनिंग्स मतलब इट गिव्स अस नेट आउटवर्ड फ्लो और फ्लक्स, ठीक है, ये सब लिखना है। सेकेंड आता है कि इसका न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में जैसे मान लो कि एक वेक्टर फील्ड विल बी गिवन और वेक्टर फंक्शन विल बी गिवन, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। You have to find out the divergence of this vector field at a particular point, for example 1 1 and 1। समटाइम्स क्या होता है कि मान लो कि एक वेक्टर फील्ड ऐसे दे दिया, जैसे मान लो कि यही दे दिया कि v वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। इट इज आस्क्ड इज दिस सोलिनॉइडल, तो क्या करना होगा तब तुम्हें बताओ, इज दिस वेक्टर फील्ड सोलिनॉइडल। Yes, very good. You have to find out the divergence of V, and if you got it is 0, then say it is solenoidal। Agar it is not 0, that means it is either positive or negative, then you have to write no, this vector field is not solenoidal। Okay, so very simple। थर्ड आता है कि कार्ल से, कार्ल से भी एक वेक्टर फील्ड दिया रहेगा, जैसे मान लो कि एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप। पूछ सकते हैं कि इज इट इरोटेशनल, इरोटेशनल। अगर इरोटेशनल पूछा है तो देन यू हैव टू फाइंड आउट कार्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड। अगर ये जीरो हो रहा है सो देन इरोटेशनल, अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो ये इरोटेशनल नहीं है। और इसका फिजिकल मीनिंग भी पूछेगा, फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि कार्ल बेसिकली गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द रोटेशन ऑफ दिस वेक्टर फील्ड। सो इफ यू राइट डाउन दैट मच यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो ये हो गया ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कार्ल से, इतना ही, और कुछ है नहीं, ठीक है। और क्या है, मैकेनिक्स। तो सेकंड टॉपिक इज मैकेनिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट मैं उनको एक्सेप्ट कर देता हूँ। मैकेनिक्स राइट नाउ, मैकेनिक्स देखो मैकेनिक्स में क्या है, बहुत ही इजी है और बहुत ही स्कोरिंग है, इतना ही एक तो नोट्स है उसमें, जैसे कंडीशन फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कंडीशन फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन का कंडीशन क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन, यस कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या होता है कि नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। अगर ये डिराइव करने के लिए कहे तो यू हैव टू स्टार्ट विथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इफ इट इज आस्क्ड द डिराइव द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो देन यू हैव टू स्टार्ट विथ एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, और एम डीवी dt, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि डी dt ऑफ एम भी, ठीक है। So it is basically mv is p is the linear momentum dt।
तो बेसिकली वी हैव फाउंड आउट एफ इज इक्वल टू dp dt। तो कब ये कांस्टेंट होगा? जब ये लेफ्ट हैंड साइड इज 0। सो इफ f is equal to 0, then p is equal to constant, right? So if it is asked for derive, so then you have to write down only these 3 lines, and then from there you have to write कि यदि p 0 হয়, sorry, यदि f 0 হয়, net force 0 হয়, তাহলে linear momentum will conserve। Similarly, from there it may also asked what is the condition for angular momentum conservation? Angular momentum conservation. If it is asked only write down the condition for angular momentum conservation, then you have to write the net torque must be 0. If net torque is 0, then angular momentum is conserved. Otherwise, you will just follow the notes, and there are 2 to 3 lines, then you will find the same things. Basically, you will find this torque is equal to dl dt, ठीक है? Angular momentum है l, तो कब ये constant होगा? जब ये left hand side 0 होगा, ठीक है? So you have to derive this one. Similarly, there is another conservation which is energy conservation, right? Energy conservation. Energy कब conserve होगा? Now, when the applied force, when the applied force is conservative force, जब ये applied force is conservative force, then only energy is conserved। तो इतना हो गया मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में तो और कुछ है नहीं। और क्या बचा? नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। मेरे टॉपिक की फर्स्ट डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यस सर, में डाउट सर, नॉर्मल जब निकालेंगे तो जैसे z² इक्वल्स टू x² माइनस y² है, तो किस साइड लेके जाएंगे इक्वेशन? दोनों में आंसर अलग अलग आ रहा है नॉर्मल का। 1 मिनट, अभी मैंने क्या बोला? एग्जाम के लिए नॉर्मल जरूरी नहीं है। अगर इसी टाइम तुम नॉर्मल करते जाओगे तो दिमाग खा लेगा, ठीक है? तो ना नॉर्मल जरूरत है, ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव जरूरत है। इज इट क्लियर? अगर तुम्हें नॉर्मल सीखना है तो एग्जाम के बाद पूछना, ठीक है? अभी ये दिमाग मत खाओ, ठीक है? ये नॉर्मल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये सब मत करो, ओके? दिस विल नॉट बी पार्ट इन योर एग्जाम, ठीक है? कैन आई मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक? यस सर। यस सर। ओके, चलो। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या है देखो। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में तो बेसिकली क्रिस्टल ही है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द क्रिस्टलाइन मटेरियल, व्हाट इज द एमोर्फस मटेरियल, ये नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है? और यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है? और पूछ सकते हैं कि जो हुआ है, क्या नॉन प्रिमिटिव सॉरी, क्या यूनिट सेल यूनिक है कि नहीं है? यूनिक तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे यूनिट सेल्स वी कैन टेक फॉर ए गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और क्या हो सकता है कि उसके बाद आता है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, राइट? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस। एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में क्या है? वो टेबल याद रखना भाई, वो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स का टेबल है ना, उसका जो रिलेशंस याद रखना। फिर आता है इनमें वो जो 5 पैरामीटर, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल n। सेकंड पैरामीटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल व्हिच इज बेसिकली a क्यूब। थर्ड पैरामीटर इज द number density, that is n by v, and for simple cubic, for BCC and for FCC। इन तीनों तो बहुत आसान है। बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। फॉर बीसीसी होता है इट इज 8, एंड फॉर एफसीसी होता है ये 12। और कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें आर एर जो रिलेशन मिलते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर सिंपल क्यूबिक आर एर रिलेशन क्या है? आर इज इक्वल टू a/2, राइट? एंड फॉर बीसीसी इट इज क्या था वो? 4r इज इक्वल टू √3a। सो बेसिकली r इज इक्वल टू √3a/4, and for FCC r is equal to √2a। so sorry, 4r is equal to √2a, so basically r is equal to √2a/4। तो ये से क्या पूछ सकते हैं कि मान लो कि दे दिया कि एक
एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 2, उनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बताओ? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर उस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 2 होगा ना? हाँ 8 होगा 8 ना? होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मींस बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बीसीसी। तो ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, वेरी सिंपल, इफ यू आइडेंटिफाई देन इट्स वेरी सिंपल। ओके सर एक प्रश्न था। हाँ बोलो। सर वो आपने आपने जो स्टडी मटेरियल दिया है ना, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जब आपने निकाला है तो बहुत उसके बारे में बहुत लिखा है, तो हम जब करेंगे तो उतना ही लिखना पड़ेगा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए no, don't need to write that down. If it is asked for coordination number, only just write down. But if it is asked for RA relation, then you have to do that one. Coordination number में ज्यादा लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, वो तो समझाने के लिए बहुत सारे चीज इज देयर। बट RA relation, if you want to find out what is the RA relation for BCC structure, तब तुम्हें दिखाना होगा कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, ठीक है, इतना कर दोगे तो होगा। तो मान लो कि दिस इज √3a, राइट, एक पिक्चर ड्रॉ करना है बीसीसी स्ट्रक्चर का, एंड देन along the diagonal, body diagonal, you have to draw these 3 atoms in closed packed form, and from there if it is R, this is 2R, then R, तो इतना कर दोगे तो हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सर देन मेरा भी आता है एक कि क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में ये आया तो किसी क्रिस्टल का एपीएफ अगर निकालना होता है तो उसका जो यूनिट सेल है वो बता दिया होता है, अगर मान लीजिए 2, तो वो कैसे निकाले? मतलब बीसीसी का क्या निकाले क्या? Unit cell is not 2 if it is given that number of atoms per unit cell is 2. If it is said that number of atoms per unit cell is 2, যদি এটা বলে দেয় number of atoms per unit cell is 2, then you have to identify this is BCC. Then if it is asked what is the atomic packing fraction for a crystal structure where number of atoms per unit cell is 2, that much information will be given in your question paper. So first you have to identify which crystal is talking about, কোন crystal সম্পর্কে বলা হচ্ছে। So if it is is 2, then BCC, then find out what is the atomic packing fraction for BCC. Clear? ओके सर। ओके Okay, so आपके yes, पार्ट से क्या सर थ्योरी ज्यादा रहेगा या सम्स रहेगा? सब मिला के रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 मार्क्स क्वेश्चंस एंड आल्सो 10 मार्क्स क्वेश्चंस। স্যার আপনার পার্ট থেকে কত নম্বর আসবে স্যার? না এটা কেউ বলতে পারবে না, nobody can talk you, क्योंकि moderator will change everything. It depends, and we don't know who is the moderator. Okay, nobody can tell you. Acha, next thing is that very important is Bragg's law. Bragg's law of X-ray diffraction. ठीक है, Bragg's law of X-ray diffraction क्या है? Bragg's law of X-ray, if it is asked for derivation, तो derivation के लिए बहुत आसान है, ये दिखा देना, ठीक है, जो पिक्चर है ऐसे करके किए थे, ठीक है, and from there just find out 2d sin theta is equal to n lambda. Write down this one, but most probable chance is that from there numerical will ask. न्यूमेरिकल सभी को आसान है। न्यूमेरिकल के लिए मैंने क्या बोला था कि n is always take n is equal to 1, ठीक है। So basically 2d sin theta is equal to lambda. अब देखो कि ब्रैग्स लॉ और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इन दोनों को मिला के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू h by p होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसे बोल देते हैं कि ये 2 रहेगा, d रहेगा, थीटा रहेगा, फ्रॉम देयर यू हैव टू फाइंड आउट लैम्डा, एंड फ्रॉम द लैम्डा अगर if it is asked what is the corresponding momentum, then you have to use this one. Okay, so don't be confused. अगर दोनों को मिला के दे दिया ना तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल, बट ऑलवेज बी केयरफुल। एंगल क्या दिया हुआ है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है आई, इफ इट इज आई इज गिवन then you have to find out theta. Theta is equal to 90 degree minus I.
जब तुम ब्रैग्स इक्वेशन यूज करोगे ऑलवेज यू हैव टू फाइंड आउट थीटा। थीटा क्या है? थीटा वो है प्लेन के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाते हैं ना, वो होता है थीटा। लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या दे देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ग्लैंसिंग एंगल दे दिया तो देन इट इज वेरी इजी। ग्लैंसिंग एंगल जो बोले तो इट इज वेरी इजी, थीटा इज डायरेक्टली गिवन। बट इफ इट इज सेड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, then I is given. From there you have to find out what is the theta. So be careful at that point, otherwise rest of the problem is very simple. Okay, so that much from solid state physics. So I think we have completed 3 topics. Do you have any questions or any doubt? Otherwise I will move 4th topic. बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। স্যার ওই আমি ফার্স্টে তো ছিলাম না, ওই আপনি যে ভিডিওটা বানিয়েছিলেন না মেকানিক্স এর, ওখানে তো লিনিয়ার মোমেন্টামটা বলেছিলেন আর অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা, এনার্জি মোমেন্টামের ওই ডেরিভেটিভটা করতে হবে না, আমি এখনো তো বললাম করতে হবে না। আমি শুনে শুধু হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারে, শুধু জিজ্ঞাসা করতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন ফর এনার্জি কনজারভেশন, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট তখন তো ফোর্স source must be conservative. কনজারভেটিভ ফোর্স সামথিং। बस that much. ঠিক আছে। ओके, अब बताओ कि कौन सा टॉपिक में पहुंचे? Which topic should I discuss right now? सर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है? सिंपल मोशन एवरीथिंग इज रिटन इन योर स्टडी मटेरियल्स आल्सो, एंड सिंपल हार्मोनिक मोशंस में और क्या डिस्कस कर सकते हैं? देखो एक मिनट। बेसिकली इसका जो इक्वेशन है एक हो सकता है प्रोबेबली, इवन आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, लेकिन आई कैन जस्ट गेस। सिंपल हार्मोनिक मोशंस में क्या हो सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, सो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर बोले तो स्टार्ट करना कहां से? F is equal to ma से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एंड व्हाट इज द फोर्स इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन? फोर्स इज इक्वल टू F is equal to minus kx। ठीक है, so F is equal to minus kx, then insert this equation, so minus kx is equal to ma, or minus kx is equal to m d2x dt2, ये होता है एक्सेलरेशन। इसी को थोड़ा और m d2x dt2 plus kx is equal to 0, or d2x dt2 plus k by m is equal to 0, or d2x dt2 plus k by m क्या कर दे? k by m x should be there, omega square x is equal to 0. So if it is asked derive the equation of motion, so you have to do only that much. That's all for this question. Okay, and if it is asked for solution, then you have to think x is equal to a e to the power I kx, whatever it is written in study material, you can just follow that one. Is there any part where you are finding any doubt in simple harmonic motion? Simple harmonic motion কোনো part আছে কি যেখানে doubt আছে? So then I can directly move there. স্যার ড্যাম্প টু বলে দেবেন স্যার আর ফোর্স ভাইব্রেশন। আচ্ছা, অবশ্যই এক মিনিট, I have to check also the study materials what I have given to you. Is there anything more than that? Okay, and always remember that time period, because numericals may be asked from there. Time period for simple harmonic motion, I am discussing about the simple harmonic motion. What is the time period? T is equal to 2 pi by omega. Okay, and what is the frequency? Frequency is basically 1 by t, that is omega by 2 pi. And what is the omega? Omega ta ki dekh, omega is equal to root over k by m, because omega square is equal to k by m, so that means omega is equal to root over k by m. So just remember this, if it is omega by k m, then frequency should be 1 by 2 pi root over k by m. So if you just remember these things, you can derive any related equations. ঠিক আছে, এগুলো একটু মনে রাখবি। And what is the energy?
of energy of the simple harmonic motion. Energy. This is also simple harmonic motion, basically very important, okay, for your ESA. এনার্জি Okay, দেখে sir. নিবি স্টাডি কিন্তু ম্যাটেরিয়াল থেকে। আমাদের ওই এইচওডি স্যার একদিন এসে জিজ্ঞেস করছিল যে অ্যাকোস্টিক থেকে কি আছে, বলছিল যে এসএইচএম তো এমটিএ তে দিয়েছে, তা ড্যাম ভাইব্রেশন থেকেই বেশি প্রশ্ন থাকবে আর ফোর্স ভাইব্রেশন থেকে নিউমেরিক্যাল থাকবে ওখান থেকে বেশি। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, তবু সিম্পল হারমোনিক মোশন করে যাবি, হ্যাঁ, কারণ হুম। বলা তো যায় না কি হবে। আচ্ছা। ঠিক আছে, স্যার আর আমাদের যেগুলো আমাদের তো বলেছে আমাদের বলেছিলেন যে ড্যাম থেকে ঘুরিয়ে কোয়েশ্চেন দিতে পারে, হয়তো ওখানে সলিউশন খুঁজতে গেলে প্রবলেম হবে, সেই জন্য বলেছিল ড্যামটা ভালো করে দেখে যেতে। ঠিক আছে, ড্যাম্প করবি, কি আছে, কোনো অসুবিধা নেই। सो डैम्प्ड मोशन डायरेक्ट ढुके जाच्छी। डैम्प्ड मोशन এর কি দিতে পারে, ফার্স্ট क्या हो सकते हैं डैम्प्ड मोशन में? डैम्प्ड मोशन में देखो कि फर्स्ट व्हाट इज द डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पूछ सकते हैं। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, डैम्प्ड मोशन में क्या है, सेम स्टार्ट फ्रॉम द सेम बेसिक इक्वेशन F is equal to ma. This is the Newton's second law of motion. So first you have to find out what is the F for damped motion, what is the force. So force क्या क्या है damped motion में, एक होता है कि F is equal to minus kx F1, and second F2 is equal to minus gamma dx dt. Okay, gamma is the damping constant, right, and dx dt is the velocity of the object. So we have found out what is the net force for damping case is F1 plus F2. So we have found out this one. So in place of F we can write it is F1 plus F2 is equal to ma. So you have to start from a very simple, कोई मतलब इसमें टॉप चीज कुछ है नहीं इसमें। F1 is equal to क्या है, माइनस के एक्स, इट इज माइनस गामा dx dt, and F is m d2x dt2 dt2। ओके, सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, यू विल गेट m d2x dt2 प्लस गामा dx dt प्लस k x is equal to 0, और इसको और थोड़ा m से डिवाइड कर दो तो सब तो d2x dt2 प्लस गामा बाय m dx dt प्लस k बाय m x is equal to 0। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं d2x dt2 प्लस इसको करते हैं कि ट्वाइस b dx dt, और इसको लिखते हैं जैसे ओमेगा स्क्वायर लिखे थे ना, इसमें हम लोग ओमेगा नॉट स्क्वायर दे देते बस, और कुछ नहीं। तो ओमेगा स्क्वायर भी लिखोगे तो तब भी चलेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डैम्पिंग। और 2b क्या है, 2b इज डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट। इसी से प्रॉब्लम पूछते हैं, मैं एक दो प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा आज, ठीक है, डैम्पिंग के लिए। और तीनों डैम्पिंग, शायद इसका अगर सॉल्यूशन पूछे तो यू हैव टू, ये अगर डैम्पिंग ने सर ने स्ट्रेस दिया तो डैम्पिंग को ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू। अगर स्टडी मटेरियल टोटल गो थ्रू करोगे ना, दिस इज सफिशिएंट डैम्पिंग के लिए, स्टडी मटेरियल एंड उसका रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है, आई थिंक सो, बट उससे आगे भी कुछ भी हो सकते हैं, nobody can guarantee 100%, but 90% I think this one ओके फॉर यू। अच्छा, एक काम करते हैं कि डैम्पिंग के लिए तीन जो केस होता है, फर्स्ट होता है कि ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड कंडीशंस क्या होता है, ओवर डैम्प्ड कंडीशंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक शायद रिलेशंस क्या था ओमेगा ओवर डैम्प्ड के लिए, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये था ना, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, and if it is b is greater than omega naught, so then it is the over damped condition। second था क्या, critical damping। critical damping means b is equal to omega naught, and third is under damped। अच्छा, this is very important thing, बेसिकली जितने सारे प्रॉब्लम्स इट इज रिलेटेड टू अंडर डैम्पिंग, मतलब डैम्प्ड वाइब्रेशन अगर जिसको कहोगे तो डैम्प्ड वाइब्रेशन मींस अंडर डैम्पिंग, वो क्या है, व्हेन b इज लेस देन ओमेगा नॉट। और इसका सॉल्यूशंस याद रखना,
ठीक है। इसका जो सॉल्यूशंस होता है, कोई भी डैम्पिंग रिलेटेड क्वेश्चंस मींस अंडर डैम्पिंग, ओके। और उसका जो सॉल्यूशंस होता है एक्स, किसी भी टाइम जो डैम्प्ड ऑसिलेटर, जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और जो कि एक एयर मीडियम में अंदर है, तो इसको थोड़ा सा खींच के अगर छोड़ दोगे, ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस, वो धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट घटते घटते धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन घटेगा, घटते घटते एक टाइम वो रेस्ट कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो उसके लिए किसी भी टाइम टी में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, x is equal to a e to the power minus bt cos omega t minus phi. This is the basic equation for damping vibration. ये अंडर ओवर डैम्प्ड में भी ऑसिलेशन नहीं होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग में भी ऑसिलेशन नहीं होगा। ऑसिलेशन किस में होता है? ओनली अंडर डैम्प्ड कंडीशन में, ठीक है। अब ये होता है उसका सॉल्यूशन। अब न्यूमेरिकल्स देखो, एक न्यूमेरिकल्स, अच्छा एनर्जी भी देख लेना। एनर्जी इज वेरी इजी, आई हैव ऑलरेडी गिवन इन स्टडी मटेरियल्स। एनर्जी थोड़ा कर लेना, उसके अंदर है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर हुआ था क्या? क्वालिटी फैक्टर या ये पढ़ाए थे क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर हुआ था क्या? अगर नहीं है तो करने की जरूरत नहीं, যদি না হয় থাকে না স্যার, নোটসে আছে, তাহলে করার দরকার নেই, শুধু हम শুধু মাথায় ভারী হবে। हम लोग का আর नहीं हुआ যদি था क्लास में। तो ठीक है, तो इसको छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अच्छा ट्वाइस सर, बी से हम क्या? क्या यस, बोलो। क्या बोल रहे कि जब हम लोग क्लास हुआ था ना, उसमें हम्म, वो लार्ज डैम्पिंग बस हुआ था, उसके बाद उसका डिराइवेशन हुआ था और सभी लोग एक्सप्लेन कर दिया गया था स्मॉल डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग का। ठीक है। देखो, लार्ज डंपिंग का अगर ये हुआ है डेरिवेशन, तो लार्ज डंपिंग का डेरिवेशन भी करके चले जाना, बहुत ही आसान है। नोट्स नोट्स है ना हाँ, उसमें, नोट देखने तो की है। बहुत, हाँ बहुत ही आसान तरीके से, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है, जो हम्म। स्टडी मटेरियल्स के अंदर अच्छा है, तो ठीक है। एग्जाम में आ वो सकता है क्या देखो, कि? हाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखो, अगर कोई भी ये पूछे, जैसे मान लो कि वेरी गुड, फर्स्ट ओवर डैम्प्ड के बारे में, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करोगे, ठीक है। देखो, डैम्पिंग का जो जनरल सॉल्यूशन फॉर डैम्पिंग वाइब्रेशन, जनरल सॉल्यूशन ये याद रखना थोड़ा, x इज इक्वल टू e to the power minus bt c1 e to the power root over b square minus omega naught square t plus c2 e to the power minus root over b square minus omega naught square t। ये होता है जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ओवर डैम्प्ड कंडीशंस आल्सो, ठीक है। लार्ज डैम्पिंग जिसके लिए b इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होता है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा अब स्टार्ट करना है यहीं से, और इसको स्टडी मटेरियल द्वारा थोड़ा गो थ्रू करना। स्टडी मटेरियल में दे शायद 4 to 5 लाइंस, 4 to 5 लाइंस करोगे तो बेसिकली यू विल रीच वन सॉल्यूशन फॉर दैट, x इज इक्वल टू x नॉट बाई 2 समथिंग, ठीक है। जैसे स्टडी मटेरियल 4 से 5 लाइन है, वो थोड़ा लिख के रट लेना एक बार, ठीक है। तो you will reach the overdamped condition, start from here, okay, directly। अगर न्यूमेरिकल्स आए, न्यूमेरिकल्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम द अंडर डैम्पिंग, न्यूमेरिकल्स अंडर डैम्प से आते हैं। जैसे मैं एक प्रॉब्लम अगर बताऊं, 1 मिनट, एक मिनट में प्रॉब्लम एक करवाता हूँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ अभी, 1 मिनट। देखो, a mass, just for example, a mass of 1 kg is suspended from a spring
spring of spring constant (24 Newton per meter). If the undamped frequency is, if the undamped frequency is 2/√3 times the damped frequency, calculate the damping factor. Damping factor. देखो एवरीथिंग इज गिवन हियर। देखो क्या पूछ रहा है बेसिकली, देखो एक स्प्रिंग मास सिस्टम, ऑलवेज रिमेंबर दिस टाइप ऑफ पिक्चर। ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, अगर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक स्प्रिंग मास सिस्टम जहां पे मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 1 kg। जो दिया हुआ है फर्स्ट लिख लेना, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या क्या पूछ रहे हैं, सजेशन दीजिए। सजेशन पूछ रहा है, अभी करवा रहा हूं सब कुछ, फिर से सजेशन पूछ रहा है। ये मास इज इक्वल टू 1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है k, स्प्रिंग कांस्टेंट मींस k दिया हुआ है क्या है 24 न्यूटन पर मीटर। और क्या बताया कि अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी मतलब अगर डैम्पिंग नहीं होते तो जिस फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट करते, अगर कोई एयर मीडियम का रेजिस्टेंस नहीं है, कोई दूसरा मीडियम का अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जिस फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट करते वो है ओमेगा नॉट। वो दिया हुआ है कि 2/√3 टाइम्स द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। डैम्पिंग की वजह से इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये। देखो एक रिलेशन फ्रॉम द अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, अंडरडैम्प्ड वाइब्रेशन में एक रिलेशन था। रिलेशन क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। वी हैव टेकन दैट वन स्टडी मटेरियल में क्लियरली, वी हैव डिराइव्ड दिस वन, and from there always remember this is the relation. Omega naught is the frequency of undamped condition। जब कोई एयर रेजिस्टेंस और कोई दूसरा विस्कस फोर्स नहीं होते, तब ये स्प्रिंग मास सिस्टम जिस फ्रीक्वेंसी से मूव करता है वो है अनडैम्प्ड कंडीशन। ओमेगा क्या है, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम इज अंडर डैम्पिंग कंडीशन, तब जिस फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट करेगा वो होता है ओमेगा। और बी क्या है, बी इज बेसिकली डैम्पिंग फैक्टर। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि बी निकालो। एवरीथिंग इज गिवन। देखो अब हमारे पास रिलेशंस क्या है, रिलेशन क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। एक काम करो, रिलेशन तो दिया हुआ है, इट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर बेसिकली बी निकालने की कह रहा है, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और बेसिकली ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा क्या है, बेसिकली फ्रॉम देयर ओमेगा इज इक्वल टू √3/2 ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये बिठाओ √3/2 ओमेगा नॉट होल स्क्वायर। सो दिस इज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 3/2 ओमेगा नॉट स्क्वायर, सॉरी 3/4 होल स्क्वायर था ना, 3/4। तो बेसिकली दिस इज 4 minus 3, that is 1/4 of omega naught square. So b square is equal to 1/4 of omega naught square. So b is equal to half omega naught. लेकिन ओमेगा नॉट तो दिया नहीं है। ओमेगा नॉट इज hidden in these two relation. What do we know? Omega naught is equal to √k/m, है ना? Omega naught is equal to √k/m. So basically 24/m is 1. So it is nothing but 2√6 second inverse. So now b is equal to half
into 2 root 6, it is root 6, that means it is nearly 2.45 सेकेंड। बोलो किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। So what you have to remember this relation, it is clearly written in underdamped condition. Okay, ये we have taken this relation. देखो क्वेश्चंस पेपर में बहुत तरह की क्वेश्चंस रहेगा, अगर किसी पार्ट में तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले क्वेश्चंस पेपर देख लो, क्योंकि इन पार्ट ए और ग्रुप ए there will be 12 questions, and from that 12 questions you have to do this 10 questions. In group B there basically will be 6 questions, and from there you have to do 4 questions, and group C I think there will be 4 to 5 questions, and from there you have to do 3 questions. तो एक बार ये ग्रुप बी और ग्रुप सी को ना करने से पहले एक बार गो थ्रू कर लो कि कोई मतलब कोई भी पार्ट अगर चूज कर रहे हो तो उसमें सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे, ठीक है, इस हिसाब से करना। सो फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या, फोर्स्ड वाइब्रेशन में तो कुछ है नहीं, ओनली इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्रुप ए में एमसीक्यू रहेगा क्या? ना एमसीक्यू नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा। अच्छा एमसीक्यू नहीं रहेगा, वहां पे प्रॉब्लम्स भी रहेगा। नो 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 नो, देयर विल बी नो एमसीक्यू। अच्छा तो ठीक है। अच्छा फोर्स्ड वाइब्रेशन में आई थिंक ओनली इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे आगे कुछ हुआ क्या, কিছু হয়েছে এর আগে ইকুয়েশন অফ মোশন ছাড়া? না না। তাহলে দেন ইট ইজ ভেরি ইজি। फोर्स्ड वाइब्रेशंस में क्या होता है कि फोर्स्ड वाइब्रेशन में व्हाटएवर इट इज इन डैम्प्ड मोशन, डैम्प्ड मोशन का जो इक्वेशन ऑफ বল ফোর্স ভাইব্রেশন কি ওটা জিজ্ঞেস করতে পারে নাকি শুধু ডিরাইভটা করলেই হবে? ডিরাইভ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য ফোর্স ভাইব্রেশন? ফোর্স ভাইব্রেশন কি মানে বুঝতে পারিস না পারিসনি বল আমাকে, তাহলে আমি এক দু লাইনে বুঝিয়ে দেবো ব্যাপারটা। একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো, অনেক দিন আগে দেখেছি। দেখ देख लेट कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इफ यू जस्ट इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दो, जस्ट टेक इट हियर एंड लीव इट फॉर ऑसिलेशन। सो व्हाट विल हैपन इफ इट इज इन एयर मीडियम, व्हाट विल हैपन, ये धीरे धीरे पहले इस साइड में जाएगा, फिर धीरे धीरे करते 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 एक टाइम ये बिल्कुल अपना रेस्ट कंडीशन में पहुंच जाएगा। बट इफ यू वांट दैट this must be in the oscillation condition, যদি তোর মনে হয় যে না এটাকে অসিলেশন আমি করাতেই থাকবো, then you have to apply external force। अगर इसको ऑसिलेशन में रहना है तो देन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इसको रेस्ट कंडीशन में पहुंचाने के लिए हर वक्त कोशिश करेगा कि एयर विल गिव सर्टेन रेजिस्टिव फोर्स, एंड ड्यू टू दिस रेजिस्टिव फोर्स आफ्टर सम ऑसिलेशन इट विल बी इन द रेस्ट कंडीशन। কিছুটা অসিলেশন করার পরে আস্তে আস্তে রেস্ট হয়ে যাবে। সো টু কন্টিনিউ দ্য অসিলেশন উই মাস্ট হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স, এন্ড দিস এক্সটার্নাল ফোর্স বি দিস টাইপ F0 cos omega t। this type of external force we have to apply, क्योंकि cos function is related to the oscillatory motion। so this type of external force if you apply here, then it will be in oscillation condition। this is known as a forcefully you are just make this oscillator in the oscillation condition। बाहर से फोर्स देके इसको ऑसिलेशन करने में मजबूर कर रहे हो, इसलिए इट इज नोन एज द फोर्स्ड वाइब्रेशन। इज इट क्लियर? ओके सर, यस सर। सर या वही मोशन इज वेरी सिंपल। বল স্যার ইয়ারের জন্যই ইয়ে F0 cos ওমেগা টিটা নেওয়া হলো, তাই তো? না না, হ্যাঁ এটা হচ্ছে বাইরে থেকে অ্যাকচুয়াল এটা কি করা হবে, যখন এটা অসিলেশন করতে থাকবে এয়ারের রেজিস্ট্যান্সের জন্য আস্তে 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 থেমে যাবে একটা সময়। এবার তুই চাইছিস কি না সব সময় এটা হচ্ছে অসিলেশন করতে থাকুক,
তাহলে বাইরের থেকে তো একটা ফোর্স দিতে হবে। ফোর্সটা কেমন ফোর্স হতে হবে? সেটাও একটা অসিলেটরি ফোর্স, তবেই তো এটা অসিলেশন করবে। ক্লিয়ার? অসিলেটরি ফোর্সকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি? F0 cos ওমেগা টি। তাহলে কি কি ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে? হাউ মেনি ফোর্সেস আর অ্যাপ্লাইড ইন দ্য ফোর্স ভাইব্রেশন? One is the minus kx force, another one is minus gamma dx dt. This force, this is the damping force, right? And the third is F0 cos omega t. So if you write this F is equal to ma, basic equation, so this F is basically sum of these three forces, right? So it is minus kx minus gamma dx dt plus F0 cos omega t is equal to m d2x dt2, right? So इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो फिर से। So d2x dt2 plus gamma dx dt plus kx is equal to f0 cos omega t, right? I have taken this one is right side and this thing is in the left side. Okay, so this is, sorry, this will be a, so this is d2x dt2 m দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি, gamma by m dx dt plus k by m x is equal to f0 by m cos omega t. Then it is d2x dt2, gamma by m means we know db 2b dx dt, and k by m is omega naught square x. F0, capital F0 by m, we are writing it is small f0 cos omega t. So this is the equation of motion for forced vibration. Clear? ओके सर। ओके, अच्छा तो टॉपिक खत्म होता है यही, और इसके बाद और क्या सर चाहिए मैं बताओ। सर मैं क्वेश्चन भेजा हूँ, देखिए डैम्प ये का वाइब्रेशन का आपको भेजा हूँ, देखिए सर वो वाला समझ नहीं आ रहा, उसमें कौन सा इक्वेशन, कौन सा डैम्पिंग लगने वाला है? एक मिनट में देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, initial displacement, initial velocity of the damped oscillators are 0 and v0 respectively. Find the expression of constant appearing in its solution. अच्छा देखो, कोई भी प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स मींस कोई भी प्रॉब्लम्स अगर डैम्पिंग रिलेटेड हो रहा है, दैट मींस इट इज अंडर डैम्प्ड, ठीक है, इट इज अंडर डैम्प्ड कंडीशन। डैम्पिंग वाइब्रेशंस के बारे में, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर्स आर, डैम्प्ड ऑसिलेटर, अगर ऑसिलेटर बोल रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब अंडर डैम्प्ड कंडीशन। क्लियर? ओके सर। तो और क्या चाहिए? अच्छा, डू यू नीड एनीथिंग और इस टॉपिक से और कुछ डाउट और कुछ क्वेश्चंस? अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। স্যার নিউমেরিক্যাল তো শুধু ড্যাম ভাইব্রেশন থেকে আসবে নাকি, না এসএইচএম থেকে? তোদের যেটা বলেছে এটা তো আমি কি করে বলবো বল, আমি ম্যাক্সিমাম তোদেরকে করিয়ে দিয়েছি, এবার এটা তো আমার হাতে নেই। স্যার বলছি যে সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন থেকে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটির এক্সপ্রেশন পাবো কি করে? আচ্ছা, কি আছে আমাদের এর ক্ষেত্রে, সিম্পল হারমোনিক মোশনের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে d2x dt2 প্লাস ওমেগা নট স্কয়ার x is equal to 0. So this is the equation for simple harmonic motion, right? এইবার আমরা এখান থেকে এর সলিউশন হিসাবে আমরা কি নিয়ে নিই, x is equal to a e to the power I kx. This is its solution. সেখান থেকে আমরা সলিউশন করে পেয়ে যাই কি x is equal to, আমরা কি পাই একটু বল, a cos kx minus omega t, এই ধরনের কিছু একটা রিলেশন আমরা পাই না, বা c cos kx minus omega t, এটুকু মনে আছে তো? নালে আর ডিসকাস করতে পারবো না তো এটা। কি রে, হ্যাঁ কি না বল।
হ্যাঁ স্যার, ওই C1 cos ওমেগা টি ওই পার্টটা তো C1 cos হ্যাঁ ওমেগা টি। লাস্ট একদম ইকুয়েশনে চলে যাচ্ছি। এই ধরনের দেখ হ্যাঁ, একটা ইকুয়েশন আমরা পেয়ে থাকি, হোয়াট ইজ A দ্য cos সলিউশন? ওমেগা টি। সলিউশন ইজ ইকুয়াল টু x ইজ ইকুয়াল টু a cos ওমেগা টি, kx মাইনাস ওমেগা টি নয়, a ওমেগা টি মাইনাস ফাই, এই ধরনের কিছু একটা আমরা পাই। দিস ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, এটা হচ্ছে কি বলে, দিস ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট at any time t. For what displacement? Displacement means just think about the spring mass system. It is oscillating, এটা ভাইব্রেট করছে, ঠিক আছে। At any time what will be its position? This is the equilibrium position, this is the x is equal to 0. At any time t, where will be this mass? Let's say this is here, so this is the x. So this is the displacement of this mass at any time t. So if we have the displacement, then we can find out the velocity. So at that time velocity is equal to dx dt, right? So dx dt means a, if you take the differentiation, it gives you cos means minus sine, so minus sine omega t minus phi into omega, right? और এখানে মাইনাস বা প্লাস যাই ধরিস না কেন একই ব্যাপার হবে, ঠিক আছে। আর বেসিক্যালি দিস ইজ মাইনাস a ওমেগা sin omega t minus phi, okay, but velocity is always positive quantity, so we will take its velocity is v is equal to a omega sin omega t minus phi, right? So now if we want to write this sign in terms of cos, so then basically sin omega t minus phi is equal to root over, আচ্ছা এটা জানা আছে তো, sin square theta sin square omega t minus phi plus cos square omega t minus phi is equal to 1. We all know that one, right? Yes sir. Acha. So from there sin square omega t minus phi 1 minus cos square, and sin omega t minus phi we can write 1 minus cos square omega t minus phi, right? So just observe this equation. What is the cos omega t minus phi? It is x by a, right? So here we can write it is 1 minus x square by a square. বল বুঝতে পারা গেছে এটা, নাহলে আবার ভেঙে করব। না স্যার বুঝেছি। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। Then so this is basically a square minus x square by a square. So this is basically 1 by a, নিচেরটাকে যদি আমি out of root করতে চাই 1 by a root over a square minus x square, right? So then v is equal to a omega sin omega t minus phi means 1 by a root over a square minus x square. So a cancel. So velocity is equal to omega root over a square minus x square. Okay. So now what is the maximum velocity? So v maximum velocity কখন হবে? When x is equal to 0. When x is equal to 0, x is equal to যদি 0 হয়ে যায় এই টার্মটা সবথেকে ম্যাক্সিমাম হবে। So Vmax, for Vmax x is equal to 0, that means when it is in the equilibrium, এটা তো অসিলেশন করছে, যখন সে ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনকে পাস করবে then it is maximum velocity. So when x is equal to 0, then v is equal to Vmax. So if x is equal to 0, then omega root over a square minus 0, that is omega root over a square, it is omega a. So if it is asked from the solution of simple harmonic motion, find the condition of maximum velocity, then you have to start from this equation, x is equal to a cos omega t plus phi or minus phi, whatever you can choose. Or you can start from here also, a sin omega t plus phi. Any one equation, take that one, from there find the dx dt, and from the dx dt you will reach this equation. Is it clear?
and it is clearly written. That's why it is clearly written in your study material in different way. Several formulas I have written there for maximum velocity, for maximum acceleration, etc. Well, are no problem? ना सर. Okay, do you have any other questions from the simple harmonic motion or damped motion? आप बताओ कि कौन सा टॉपिक डिस्कस करें? सर EM थ्योरी पर डिस्कस कर दें. EM थ्योरी की डिस्कस करो बाबा. EM थ्योरी तो सर एक बार मैक्सवेल सीरीज. हाँ बोलो. सर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. डैम्पिंग एक सेकंड सर डैम्पिंग का ग्राफ्स जो है वो थोड़ा समझा देंगे. ग्राफ आएगा? बहुत जरूरी है ये. देखो फर्स्ट आता है ओवर डैम्प्ड. ओवर डैम्प्ड में क्या होता है, थोड़ा फिजिकली सोचो, इक्वेशन वाइज सोचने की जरूरत नहीं. ठीक है. डैम्पिंग में एक टर्म ऐसे होता है कि किसी भी टाइम में, जैसे मान लो कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, थोड़ा फिजिकली सोचने की कोशिश करो तब याद रह जाएगा. और ये कहां पे है, एयर में है. तो ये अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर चुका है, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड घटते जा रहे हैं और आफ्टर सर्टेन टाइम ये अगेन अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आके रेस्ट कंडीशन में पहुंच जाएगा. ठीक है. अब मान लो कि इनिशियली इसको तुमने यहाँ पे खींच के छोड़ रहे हो. ठीक है. सो कितने डिस्प्लेसमेंट है, ये मान लो कि x नॉट डिस्प्लेसमेंट है इनिशियली. तो एक ग्राफ बनाते हैं इसका करस्पॉन्डिंग. तो ये टाइम और ये उसका डिस्प्लेसमेंट x. इनिशियल टाइम मतलब व्हेन टाइम इज 0, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x नॉट. इतना डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. अब ये ओवर डैम्प्ड मतलब क्या है, मान लो कि तुम्हारा जो ऑसिलेशन है ना, ये गुड़ के अंदर है, गुड़. ठीक है. जो जागेरी होता है ना, गुड़ जो खाते हैं हम लोग. तो क्या होगा, क्या इसको खींच के अगर छोड़ दोगे तो क्या ये ऑसिलेशन करेगा? पहले ये सोचो एक बार दिमाग में, क्या ये ऑसिलेशन करेगा? नहीं सर. नहीं करेगा. तो ये क्या होगा, बेसिकली ये जो जहां तक तुमने खींचे हो इसको, यहां से धीरे 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 ये रिटर्न करने की कोशिश करेगा और आफ्टर सर्टेन टाइम ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आके रुक जाएगा. इस वापस मतलब इस साइड में नहीं जाएगा. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है कि इनिशियली इसका जो डिस्प्लेसमेंट, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तुमने इसको पकड़ के रखा और इस यहां तक खींच के लेके आए हो, तो यह है इसके इनिशियल. फिर धीरे धीरे वो एक्सपोनेंशियली ऐसे ऐसे डीके करेगा, ऐसे डीके करेगा और आफ्टर सर्टेन टाइम ये बिल्कुल अपने x इजिकल टू 0 में पहुंच जाएगा. ये हो ओवर डैम्प्ड की ग्राफ. क्योंकि ये जो है बेसिकली e⁻⁻bt, इस हिसाब से ये इसका एम्पलीट्यूड घटता है. बोलो, इज इट क्लियर? ओवर डैम्प्ड. देन वी विल मूव टू द क्रिटिकल डैम्पिंग. यस. हां सर. ठीक है. अब देखो क्रिटिकल डैम्पिंग में भी देखो, ओवर डैम्प में ऑसिलेशन नहीं होते, ऑसिलेशंस नहीं होता. क्रिटिकल सेकंड कंडीशन आते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग. क्रिटिकल डैम्पिंग में भी ऑसिलेशन नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, ये बहुत धीरे 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 आ रहे थे. क्रिटिकल डैम्पिंग में थोड़ा फास्ट वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएगा. जैसे अपने बाइक में जा रहे हो, जैसे मान लो कि ये बाइक का सीट है और यहाँ पे जो सस्पेंशन लगा रहता है ना, जो स्प्रिंग, क्या होता है, यहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग फॉलो होता है. यहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग फॉलो होता है. मान लो कि कोई भी गड्ढा में आ चुके हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग दब जाएगा. लेकिन क्रिटिकल डैम्पिंग की वजह से, अगर ये क्रिटिकल डैम्पिंग ना हो के अंडर डैम्प होते तो स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट करता, तुम भी वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ते. ठीक है, एक्सीडेंट होता ही होता. लेकिन इसमें इतना अच्छी तरह की इंजीनियरिंग है कि ये जो सस्पेंसर जो स्प्रिंग है ना, वो क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन में है. ओवर डैम्पिंग में भी होता तो प्रॉब्लम होता. क्या होता, एक बार दब गया भाई, ये अपना रिटर्न पोजीशन है, मतलब तुम एक बार दब जाओगे ना तो रिटर्न पोजीशन में आने में बहुत टाइम लग जाएगा. लेकिन क्रिटिकल डैम्पिंग फॉलो होते हुए क्या होता है, ये दब गया, ये तुरंत वापस आ जाएगा, लेकिन ऑसिलेशन नहीं होगा. ये होता है क्रिटिकल डैम्पिंग. क्रिटिकल डैम्पिंग में ऑसिलेशन नहीं होगा. मतलब जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम से अगर सोचोगे तो इस तरह की होते हैं, ये थोड़ा खींच के इधर लेके आए, लेकिन ये तुरंत वापस आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में. तो ये भी ऐसे ही होते हैं, सेम ग्राफ. ये t और ये x, मान लो कि x नॉट इनिशियली एट t इजिकल टू 0 इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है x नॉट,
लेकिन ये तुरंत आ जाएगा। एक साथ अगर ड्रॉ करोगे तो ये होगा ओवर डैम्प्ड के लिए, ये ज्यादा टाइम लगेगा अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचने में, ये कम टाइम लगेगा ये क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प, देन वी विल मूव फॉर अच्छा स्मॉल देन डैम्पिंग से वी रहता है वो समझ में। हाँ, स्मॉल डैम्पिंग तो बहुत आसान होता है। पहले ग्राफ बनाने के लिए ऐसे कर लेना, पहले एक टाइम और ये एक्स है, तो एक काम करो, पहले ये एनवेलप ड्रॉ कर लेना, ये फर्स्ट एनवेलप ड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड घटेगा इसे, तब ड्रॉ करोगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, और ये होगा मैक्सिमम प्लस ए और इस साइड में मैक्सिमम माइनस ए, ये हो गया अंडर डैम्पिंग कंडीशन और स्मॉल डैम्पिंग कंडीशन। क्लियर तीनों? ओके, सो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? Yes. আর কোনো কোশ্চেন আছে এখান থেকে? ওকে, নেক্সট which topic? सर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैंने 2 वीडियो बना दिया और मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, वो 2 मिनट 10 मिनट 10 एक 16 मिनट का है, एक 9 मिनट का है, वो देख सर लेना। मैं दिस इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैं दो डाउट है। हाँ, डाउट पूछो। सर स्टैटिस्टिकल मैं मैकेनिक्स में अगर माइक्रोस्टेट का डेफिनेशन और मैक्रोस्टेट का डेफिनेशन वेरी गुड, पूछे तो क्या लिखे? वेरी गुड, वो मैंने भूल चुका उधर बताने। मैक्रोस्टेट, আগে সালে দিয়েছিল এই প্রশ্নটা। हाँ, मैक्रोस्टेट मीन्स when any thermodynamical system, when a thermodynamical system, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, स्टडी मटेरियल में देख लेना, when a thermodynamical system is specified by some thermodynamical parameter like pressure, temperature, volume, then the state of the system is known as the macro state or macroscopic state। ठीक है, मैक्रो स्टेट्स मतलब होता है कि जो एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर के अंदर एक एलपीजी गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस को कैसे स्पेसिफाई करोगे, कितना केजी है, जैसे 16 केजी होता है, इसको देखे। सेकंड, इसका प्रेशर कितना होता है, यहाँ पे प्रेशर गेज लगाओगे तो इसका प्रेशर मेजरमेंट कर पाओगे। इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है। दीज आर ऑल, जैसे प्रेशर खाली आंख में देख पाओगे कि नहीं पाओगे, बिल्कुल प्रेशर गेज से तुम्हें प्रेशर मेजर कर पाओगे। टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर कर पाते हो, वॉल्यूम भी अपने आंख मतलब मेजर कर पाओगे। सो दीज पैरामीटर्स आर द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, जो हम खाली आंख में मेजर कर पाएंगे। सो if we represent the state of a system by this type of thermodynamic parameters like pressure, temperature, volume, energy, entropy, then the state is known as the macro state। अब माइक्रो स्टेट्स क्या है? माइक्रो स्टेट क्या है, देखो, जैसे मान लो कि वही सिलेंडर के अंदर बहुत गैसेस है, बहुत गैस मॉलिक्यूल्स है। अगर इसका प्रेशर मान लो कि माप रहे हो कि प्रेशर है 1 पास्कल, ठीक है, मान लेते हैं कि 1 पास्कल है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या अगर गैस सिलेंडर को तुम कुछ नहीं कर रहे हो, गैस खर्चा भी कम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो क्या ये अपने आप इसका मतलब, जैसे मान लो कि 10 बजे तुम देख रहे हो, 10 AM को देख रहे हो, इसको 1 पास्कल है, क्या 10:30 में इसका चेंज हो जाएगा इसका प्रेशर? पहले ये कॉमन सेंस से बताओ। इफ यू डोंट यूज द गैस, इफ यू आर डोंट डिस्टर्बिंग द गैस, क्या इट विल अगेन 1 पास्कल, राइट? अच्छा, इसका मतलब जो एक्सटर्नल पैरामीटर, जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर इज सेम, बट इन द सेम टाइम द इंटरनल प्रेशर में चेंज। व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर एरिया, ये होता है प्रेशर, है ना। जैसे ये मॉलिक्यूल जो फोर्स दे रहे थे, ये मॉलिक्यूल नंबर 1, ये मान लो कि मॉलिक्यूल नंबर 2, मॉलिक्यूल नंबर 1 जो फोर्स दे रहे थे 10 AM में, क्या 10:30 में वो सेम फोर्स देगा? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, 10:30 में क्या सेम फोर्स देगा? क्या सोच रहे हो? अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। नो सर, जैसे मान लो सेम कि फोर्स इसका नहीं देगा।
इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल गैस का, लेकिन टेम्परेचर का रीजन क्या होता है? द मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल दौड़ मत भाग रहा है, इसलिए वजह से तो टेम्परेचर हो रहा है ना। इसके बीच में कॉलिशन हो रहा है, वॉल के बीच में कॉलिशन हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर हो रहा है। तो टेम्परेचर इज बेसिकली नथिंग बट द टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। टेम्परेचर थ्रू आउट मान लो कि 10 AM से लेके 10:30 तक ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर मान लो कि एनवायरमेंट की टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या गैस सिलेंडर की जो टेम्परेचर चेंज होगा वो 27 डिग्री रहेगा इधर, है ना। बट इनसाइड दिस गैस सिलेंडर द टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल में चेंज टाइम टू टाइम, है ना, क्योंकि ये कभी तेजी से भागेगा, कभी धीरे भागेगा, कभी ये बिल्कुल चुपचाप है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसका टेम्परेचर भी, एनर्जी भी चेंज होगा, इस वजह से इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। सो दैट मीन्स ऑल्दो द एक्सटर्नल property of the system is same, but internal property may change. Each and every internal property से अगर सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, this state is known as the microstates. और आसान कर दे क्या? Did you get that point? Otherwise, I have another way to make it clear. What is the macrostate and microstates? Is it clear for everyone? Yes, sir. Achha. Then, is there any other questions or anything else? স্যার এসএম থেকে কি কি নিউমেরিক্যালস আসতে পারে? কি থেকে? এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স থেকে। স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স থেকে? I have no idea. স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স থেকে নিউমেরিক্যালস তোদের কি করিয়েছে সেটা বল। স্যার সেরকম কিছু করাইনি। কিছুই তো স্যার করেনি, ওই বাট ডিভিশন এইচডি वाला স্যার বলেছিল পার্ট বক্সে কিরকম ভাবে ডিভিশন থাকতে পারে। তাহলে তো সেটার জন্য তো পুরো ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি একদম। ভিডিওতে দিয়ে স্যার বলছিলাম কি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এর ক্ষেত্রে যে ডিস্ট্রিবিউশন হবে সেই ক্ষেত্রে সেই ডিস্ট্রিবিউশনের ইকুয়েশন গুলো কিভাবে লিখবো, মানে ম্যাক্সওয়েল বোলজম্যান ইকুয়েশন এফডি এন্ড এমবি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এর ক্ষেত্রে, মানে ডিস্ট্রিবিউশন যে ইকুয়েশন গুলো আসবে যদি জিজ্ঞাসা করে তো কি লিখবো? ওই তো ডাইরেক্ট এফই যেটা করিয়ে দিয়েছি ভিডিওতে, সেটা এফই এমবি এর ক্ষেত্রে এফই ইজ ইকুয়াল টু দি পাওয়ার আলফা প্লাস বিটা ই বিটা ই, এর ক্ষেত্রে হচ্ছে এফই ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই ই টু দি পাওয়ার আলফা প্লাস বিটা ই মাইনাস 1, আর এফডি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে এফই ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই ই টু দি পাওয়ার আলফা প্লাস বিটা ই প্লাস 1। দ্যাটস অল। স্যার এটাই শুধু লিখে দিব? অবশ্যই। মানে আচ্ছা ঠিক আছে, ওয়ার আলফা এন্ড বিটা আর কনস্ট্যান্ট, এগুলো আচ্ছা লিখতে হবে, ওটা আলফা লিখতে এন্ড হবে বিটা পাশে। কনস্ট্যান্ট। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ওই যে বক্সের প্রবলেম যেটা আমি ইয়েতে করিয়ে দিয়েছি, ওটা ভালো করে করে যাবি, কারণ ওটা তোদেরকে তো ইম্পর্টেন্ট বলেছেন স্যার না। ইজ ইট ক্লিয়ার? The three particles in two particle in three energy states, how they will be distributed in different statistics. I have made separate video for that. Okay. Is there any other questions from any other topic? चलो आज पूरा रात दे रहा दोनों। प्रैक्टिकल का हाँ बोलो। यस স্যার থার্মোডাইনামিক্স এর ক্ষেত্রে যে ড্রব্যাক গুলো এবং আছে সেগুলো করে যাবো কি? অবভিয়াসলি অবশ্যই। থার্মোডাইনামিক্স এর সেকেন্ড ল কেন প্রয়োজন? অবশ্যই। স্যার একটু সেকেন্ড ল আর ফার্স্ট লটা একটু আরেকবার বলতে পারবেন ছোট করে? না ছোট করে কি বলবো? ফার্স্ট ল হচ্ছে শুধুমাত্র dq is equal to du plus tds, সরি dq is equal to du plus dw, রাইট? যে এনার্জিটা দেওয়া হচ্ছে, whatever energy is given to a system, this is divided in two parts. One is increasing the internal energy and another part is converted into work. This is the first law of thermodynamics. But first law of thermodynamics never say about the direction, along which direction this will happen. Okay, it is a reversible process or irreversible process. First law cannot predict that one. So that's why we need to know about the second law of thermodynamics, and it is very clearly written in the notes. Go through that one. ठीक है, थोड़ा तो पढ़ाई भी करो। और क्या, और कुछ है? सर मेलास लॉ টা মেলাস ল বলবো না।
ওটা পড়বি, কিছু পড়িস না, নোটস ভালো করে বানিয়ে তার ভিডিও করে সবকিছু করে দিয়ে মেলাস ল। অপটিক্স বলো কাহা, বল কি করতে হবে, অপটিক্সের কোন জায়গাটা সেটা বল। অপটিক্স তো অনেক বড়, ইন্টারফারেন্স আছে, ডিফ্রাকশন আছে, পোলারাইজেशन আছে, लेजर আছে, which अच्छा part? सर पोलराइजेशन का मैं क्वेश्चन भेजा था आपको। देखो मैं उसको वो इस क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। देखो पोलराइजेशन, मेलास लॉ तो पता है सभी को, मेलास लॉ, चलो मेलास लॉ और एक बार डिस्कस कर देते हैं। मेलास लॉ क्या होता है कि मान लो कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे दिखाते हैं, अगर वीडियो फॉलो किए हो तो ये सभी को आता है। एक अनपोलराइज्ड, ये मतलब क्या है, ये डॉट मतलब इट इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई डायरेक्शन एंड डॉट मींस ये अलोंग द जेड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे करके भी दिखा सकता है अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट अगर पोलराइजर से पास होते हैं, मान लो कि ये इसका जो पास एक्सिस है ये वाई डायरेक्शन बराबर, तो ये कौन सा कंपोनेंट को पास करवाएगा, ये जो y कंपोनेंट है इसको पास करवाएगा, ये जो दिस कंपोनेंट विल बी पास थ्रू दैट वन, और ये जो z डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ये कट हो जाएगा। तो पोलराइजर से ये पोलराइजर से जब पास होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, ओनली दिस वन, दिस एरोस, जो कि y डायरेक्शन में है। लेकिन इसका इंटेंसिटी अगर I नॉट है तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, ये I1 इज इक्वल टू I नॉट बाई 2 हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी आधा हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि क्वेश्चंस पेपर में बोला है कि 3 पोलराइजर से पास हो रहा है, ठीक है, ये बोला है ना। अब सेकंड पोलराइजर जो है, ये फर्स्ट पोलराइजर, एक्चुअली ये पोलराइजर नहीं होते, एनालाइजर बोलते हैं इसको। चलो अगर क्वेश्चन पेपर में पोलराइजर लिख दिया तो पोलराइजर। सेकंड पोलराइजर क्या बोला कि सेकंड पोलराइजर ये जो फर्स्ट पोलराइजर है उसके साथ 45 डिग्री एंगल करके है, मतलब इसका जो पास एक्सिस है ये इनके साथ 45 डिग्री, तो इनके साथ 45 डिग्री मतलब ये जो लाइट जा रहा है इनके साथ भी 45 डिग्री होगा, है कि नहीं, बताओ। यस यस सर। ओके, अब मेलास लॉ आ रहा है। मेलास लॉ बोल रहा है ये पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड लाइट, ये था अनपोलराइज्ड लाइट। मेलास लॉ बोल रहा है कि अगर पोलराइज्ड लाइट पोलराइजर के साथ, बेसिकली इसको एनालाइजर कहते हैं, तो मैं पोलराइजर ही टर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पोलराइजर दिया हुआ है, इसलिए मैं पोलराइजर टर्म यूज कर रहा हूं। अगर पोलराइज्ड लाइट पोलराइजर के साथ थीटा एंगल में है तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, उसका पिछले वाला जो इंटेंसिटी है वो होगा और इसके साथ cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। दिस इज द मेलास लॉ, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे जो लाइट निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो लाइट निकल के आएगा, यहाँ पे जो लाइट निकल के आएगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा, उसका इंटेंसिटी होगा I इज इक्वल टू I1 मतलब I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा इज गिवन 45 डिग्री according to your question, so it is cos square 45 degree, 45 degree, okay। So that means I0 by 2 into 1 by root 2 square, cos 45 is 1 by root 2 और इसका स्क्वायर है 1 by root 2 square, so basically it is I0 by 4। so यहाँ पे जो इंटेंसिटी आफ्टर सेकंड पोलराइजर, ये है सेकंड पोलराइजर, जो इंटेंसिटी होगा वो होगा I0 by 4। लेकिन उसके बाद और एक पोलराइजर है जो कि जिसका पास एक्सिस इज 90 डिग्री विद द फर्स्ट वन, तो ये जो जितने सारे लाइट यहाँ पे पास करके जा रहे हैं ना, ये तो उसके साथ 90 डिग्री में, ये तो ऐसे ही आ रहा है, ये तो वाई डायरेक्शन बराबर, और इसका जो पास एक्सिस है ये जेड डायरेक्शन बराबर, तो कोई लाइट इससे पास नहीं होगा, तो यहाँ पे जो लाइट निकल के आएगा ना उसकी इंटेंसिटी 0, मतलब यहाँ पे पूरा डार्क होगा। इज इट क्लियर, बताओ कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, हो गया। ओके, और बताओ, और किसी का किसी चैप्टर से किसी खास प्रॉब्लम, और कुछ है, नहीं तो ऑल द बेस्ट। मेरा नींद आ रहा है भाई अभी। हाँ हाँ, আইনস্টাইন আইনস্টাইন কোএফিসিয়েন্টের ওই পার্টটা একবার বলে দেবেন। আইসে দেখ, ওটাকে আবার বানিয়ে দিয়েছি আবার নতুন করে ভিডিও, তোদের লেসার খুব শর্ট ভিডিও। আইনস্টাইন কোএফিসিয়েंट क्या है, a21 by b21 इज इक्वल टू क्या था,
8 पाई एच न्यू क्यू क्या था बताओ एक बार, मैं भी भूल चुका हूँ। 8 pi h mu cube by c cube. 8 पाई एच न्यू क्यूब बाय सी क्यूब। 8 to 1 ऑलवेज रिमेंबर दिस कोफिशिएंट। देखो दो स्टेट्स होता है, एक होता है कि स्टेट 1, दूसरा स्टेट होता है स्टेट 2। ये होता है कि ग्राउंड स्टेट, ये होता है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तीन कोफिशिएंट्स होता है, एक होता है कि A21, एक होता है कि B21 और तीसरा होता है कि B12। ए मतलब एब्जॉर्प्शन, ए मतलब एब्जॉर्प्शन, बी मतलब एमिशन। और दो तरह की एमिशंस होते हैं, एक होता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा होता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन। एब्जॉर्प्शन एक ही होता है जो होता है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब आता है कि चीज क्या है। When atoms are at the ground state, मतलब ये इसका सबसे पसंदीदा स्टेट है, यहाँ पे रहना चाहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में। नाउ ए लाइट इज कमिंग जिसका एनर्जी है एच न्यू, ठीक है। अब ये दो स्टेट की जो एनर्जी डिफरेंस, ये भी अगर एच न्यू है, मतलब इसका एनर्जी E2 और इसका एनर्जी E1, तो इसका जो डिफरेंस है E2 माइनस E1 अगर एच न्यू की ऑर्डर में है, तो ये जो ग्राउंड स्टेट की एटम है ना, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एटम एक्साइट हो जाएगा और वो तुरंत एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ये जो होता है इसको कहते हैं कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये जो लाइट आ रहा है इसको स्टिमुलेट कर रहा है इस एटम को, और ये लाइट इसके अंदर घुस जा रहे हैं और ये ऊपर चले जा रहे हैं। इस अब कहा, सॉरी A12 आई थिंक ना, क्या क्या था भाई एक बार बताओ तो, A21 और A12, एक मिनट में चेक करता हूँ। A21 था ना, अच्छा अच्छा ये पहले समझ लो कि एब्जॉर्प्शन क्या है, उसके बाद A21 के बारे में बताएंगे। तो ये क्या है, इसको हम लोग सोच सकते हैं कि A12 मतलब एटम्स कहां से कहां जा रहे हैं, 1 से 2 तक जा रहे हैं एब्जॉर्ब करके। और क्या हो सकते हैं देखो, अब एटम मान लो कि एक एनर्जी आया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसने यहां चला गया, तो दिस इज एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में एटम ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, उसका टाइम लिमिट क्या होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, वो अपने आप में से नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और जब ये नीचे आएगा ना तो इसका एक एमिशन होगा, जो लाइट उसने ऑब्जर्व किए थे उसी लाइट को वो एमिट कर देगा। ये अच्छा, इसको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लेके आने के लिए कुछ करना पड़ रहा है क्या, ये तो अपने आप ही नहीं आ रहा है। तो दैट्स वाई इसकी वजह से जो एमिशन हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, अब कहां से कहां तक आ रहे हैं, फ्रॉम 2 to 1। तो स्पॉन्टेनियस को कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं, बी से। अब हो क्या रहा है, बी, एक मिनट यहाँ पे ना एक काम करते हैं इसकी, सर उल्टा हो गया लग रहा है, ये A12 था, A21 था। ना ना A मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, मैं समझाऊंगा, मैं सिर्फ स्पॉन्टेनियस एमिशन स्पॉन्टेनियस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अगर 2 से अच्छा ठीक है, ठीक, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। B12 को कैसे क्या डिनोट किए थे आइंस्टाइन ने, देख लेते हैं।
तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में ये A21 था। A21 था, वेरी गुड, A21 था। हाँ, ये थोड़ा, हाँ ठीक 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 ठीक। एक्चुअली रात हो चुका है, मेरा भी अब दिमाग नहीं काम कर रहा है। वेरी गुड, चलो इसको पहले से समझा देते हैं एक बार। लिख लेते हैं एक बार। A21 मीन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन, B21 stimulated emission, and B12 is absorption, है ना, stimulated absorption और absorption सिंपली। अब देखो, आप गलती नहीं होगा। देखो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं B12 से। B12 मीन्स जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करके 1 से 2 जा रहा है, तो उसका कोफिशिएंट होता है B12। और यहां पहुंचने के बाद दो हो सकता है, एक ये स्पॉन्टेनियसली नीचे आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, तब आता है कि दिस कोफिशिएंट्स A21 जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन, वहां से जो एमिशन होगा उसको स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। अब दूसरा एक तरीका होता है कि जिसको लिए हमें, मतलब इट इज एसेंशियल फॉर लेजर एक्शन। लेजर एक्शन में क्या चाहिए, ज्यादा एटम एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट से वो स्पॉन्टेनियसली नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये स्पॉन्टेनियसली नीचे आ जाएगा ना, तो लेजर लाइट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, सो लेजर के लिए दो चीज जरूरी है। एक होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्सन, दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इज हायर इन द एक्साइटेड स्टेट कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। और दूसरा होना चाहिए कि ये एक्साइटेड स्टेट में रहना चाहिए जब तक ना बाहर से कुछ इसको एक्साइट किया जाए या स्टिमुलेट किया जाए। जब तक बाहर से कोई स्टिमुलेशन ना मिल रहा है, तब तक इसको एक्साइटेड स्टेट में ही रहना चाहिए। अब देखो, बाहर से कुछ स्टिमुलेट करो, इसको थोड़ा लाइट देके इसको स्टिमुलेट अगर करोगे, तो ये तुरंत एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएगा। तो ये कैसे आ रहा है, ये अपने आप तो नहीं आ रहा है, बाहर से स्टिमुलेट कर रहे हो थ्रू सर्टेन लाइट। तो इस वजह से यहां से दो लाइट निकल के आएगा, ये होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। और स्टिमुलेटेड एमिशंस को कैसे लिखते हैं, B21 से, क्योंकि 2 से 1 आ रहा है इसमें भी। A21 में क्या हो रहा है, अपने आप ही आ रहा है নিজের থেকেই। A21 means 2 থেকে 1 নিজের থেকেই আসছে spontaneously, so it is spontaneous emission. But in B21 it is not coming by itself, इसको बाहर से स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्टिमुलेशन की वजह से वो नीचे आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज B21। और B12 क्या है, 1 से 2 तक पहुंचना है। एंड डू यू हैव एनीथिंग यू वांट टू आस्क, और क्या चाहिए इसमें? देखो न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिया वीडियो लेक्चर में भी, जस्ट फॉलो दिस वन, आई थिंक दिस मे बी हेल्पफुल फॉर यू। और फटाफट बताओ। হ্যালো হ্যালো স্যার, यस, বলছি যে কোয়ান্টামে যে নিউক্লিয়াসের রেডিয়াসটা ধরবো, ওটা কিসের অর্ডারে, 10 টু the -15 নাকি 10 টু the -14? 15 এ ধরবি। 14 কি ধরা হয়েছে বলতো, প্রবলেমে কি করিয়েছি? 14 ধরে সম্ভবত। না, আপনি দু জায়গায় দুটো ধরেছেন, এক জায়গায় রেডিয়াস ধরেছেন 10 টু the -15, আর এক জায়গায় রেডিয়াস ধরেছেন 10 টু the -14, তো ওটাই আর কি অসুবিধা। order you can take 10 to the -14, no problem. আচ্ছা Okay, আচ্ছা ঠিক আছে। देखो तुम लोगों की वजह से अभी भी वो कॉलेज से मैंने रात 8:30-9 बजे आया हूँ। उसके बाद भी चल रहा है। एग्जाम में जबरदस्त रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये मेहनत बेकार है। बताओ, और कुछ है? Sir. और किसी का कोई डाउट? यस बोल। স্যার বলছি শর্টিঞ্জার ইকুয়েশনটা একটু বুঝিয়ে দিন। কি বুঝাবো সেখানটা বল। শর্টিঞ্জার ইকুয়েশন তো অনেক বড়, আমি শুধু ইকুয়েশনটা লিখতে পারি এখন, আর তো কিছু লেখার নেই এখানে। -h²² m গ্রেড স্কয়ার psi প্লাস b psi is equal to স্যার বলছিলাম কি শর্টিঞ্জার ইকুয়েশনে কোন ডাইমেনশন লিখো, 3 ডাইমেনশনাল না 1 ডাইমেনশনাল? তোদের কি করিয়েছে বল? আমি তো 1D 3
এটা দিস ইজ 3D রাইট यस सर প্রথমে 1D টা করে আসতে হবে লাস্টে গিয়ে এটা লিখে দিলে 3D হয়ে যাবে আর কিছু করার দরকার নেই तो सर लास्ट के এটা জাস্ট কনসিডার করে দেব যে এটা দ্যাট ইজ আ 3D সলিউশন অফ না না শ্রোডিঙ্গার আমার মনে হয় আমি 3D টাই করিয়েছি তোদের দেখবি তো তোদের নোটসে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমার মনে হচ্ছে 3D করিয়েছি টোটাল মাইনাস ইয়ে দিয়ে হ্যাঁ 3D করা আছে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন যদি পুরো বুঝতে হয় সারা রাত দেখ জোরে ইয়ে চেক কর কি বলে ভিডিও চেক কর কারণ আর এখন বলার মতো পরিস্থিতি নেই অত বড় জিনিসটা ডেরিভেশন করা सर যায় एक নাকি क्वेश्चन में जाऊं हाँ। सर एक क्वेश्चन में जाऊं वो क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए बस समझा दीजिए स्टेप्स क्या होगा उसमें डोंट नीड टू डू दैट वन क्योंकि ये लाइन इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है ठीक है नंद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत फॉलो करो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग टाइम में अलग अलग पढ़ाए जाते हैं ठीक है एंड दिस टॉपिक्स आर नॉट इंक्लूडेड ये कोरोना काल की है ओके एंड कोरोना के टाइम एक अलग सिलेबस बना हुआ था पिछले साल में भी ये ऐड हो चुका है लेकिन कोरोना काल से ये उसके बाद ये चेंज हो गया ठीक है दिस इज फॉर लाइन इंटीग्रेशन तो मैंने नहीं करवाया ठीक है नहीं तो ये करने की अभी करोगे तो फंस जाओगे ठीक है सर okay अच्छा wave function is very important wave function from quantum mechanics what is the characteristic of wave function or what is the properties of wave function देखो clearly written है 2 to 3 points in study materials go through that one or Schrodinger equations derivation Schrodinger equation particle in one dimensional box very important particle in one dimension from there they may ask the energy state En is equal to n square pi square h cross square by twice m l square remember this one कभी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा रिमेंबर दैट वन a is equal to 1 2 3 n is equal to 1 means ground state n is equal to 2 means first excited state ये remember that one ये पूछते हैं कि what is the energy difference between the first excited state and the मान लो कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तब तुम लोग क्या करते हो n इज इक्वल टू 3 कर देते हो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 4 ठीक है फर्स्ट मींस n इज इक्वल टू 2 रिमेंबर दैट वन बहुत सारे गड़बड़ कर देते हो और एक बार मैं अच्छी तरह से बता देता हूं इसको इन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स एनर्जी En is equal to n square pi square h cross square by twice m l square what is the l is the length of the box okay अब n is equal to 1 2 3 4 and so on n is equal to 1 means ground state n is equal to 2 means first excited state n is equal to 3 means second excited state and so on if it is asked what is the energy for the first excited state means n is equal to 2 so that means e2 is equal to 2 square pi square h cross की डायरेक्ट वैल्यू याद रखना 1.05 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड और अगर ये याद नहीं रहे तो h cross means h by 2 pi h का तो सभी को पता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 पाई कैलकुलेटर ऑन करके कर देना इट इज अबाउट 1.05 10 to the minus 34 तो ये भी बिठाना इधर h क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू और ये दिया रहेगा एंगस्ट्रॉम में l शुड बी इन एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर तो तुम्हें ये मीटर में कन्वर्ट करना होगा ठीक है इज देयर एनी अदर क्वेश्चन बताओ और किसी का किसी चीज में कोई डाउट या कुछ बहुत ज्यादा देखो तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है कि सबके लिए नहीं एग्जाम से पहले पढ़ाई कर रहे हो इतने दिनों से मैं वीडियोस दे रहा हूँ ऐसे पढ़ा रहा हूँ उसको अगर फॉलो करते ना आज टेंशन नहीं आते आगे से भी देखना क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में ना तुम लोगों का शायद केमिस्ट्री रहे मैकेनिक्स भी रहे मैकेनिक्स है क्या इस सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर नहीं सर इस सेमेस्टर में नहीं है सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल बहुत सारे चीज रहेगा ठीक है वो संभाल के
ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी टॉपिक से कोनो क्वेश्चन থাকলে বল। ओके, तो फिर आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एंड क्लोजिंग हियर। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, एग्जाम थैंक यू दे सर, के क्लास के लिए भी थैंक यू। ग्रुप में लिखना भाई, ठीक है, एग्जाम अच्छे हो सबके लिए। उसके बाद फीडबैक दे देना स्पेक्ट्रा एजुकेशन में, ठीक है, बाद में या कमेंट बॉक्स में। बाद में ये करना, पहले एग्जाम, अभी एग्जाम दे देना अच्छी तरह से, ठीक है। चलो, सबके लिए अच्छा हो, यही मैं चाहता हूँ। सबको 70 ऑलमोस्ट 7 नियर अबाउट 70 तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो फिर गुड नाइट। ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।